अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे थे, जिसका आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है, डिस्कस करना है, वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। स्ट्रेन एनर्जी का क्या मतलब है? स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इस टॉपिक को मैंने बेसिकली 3 सब डिविजन्स में इसको कैटेगराइज किया है। इसकी 3 छोटी छोटी हेडिंग्स बनाई हैं, 3 कैटेगरीज इसको दी हैं। तो हम एक एक बात को डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इस टॉपिक का बेसिक आइडिया लेना है। नेक्स्ट हमने इस टॉपिक में जो ग्राफ यूज हुआ है, उस ग्राफ को हमने डिटेल से उस पर बहस करनी है, उसको डिस्कस करना है। और 3rd नंबर पे हमने इस स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो ये 3 इसकी बेसिकली मैंने जो कैटेगरीज दी हैं वो ये 3 है। तो सबसे पहले हमने बेसिक आइडिया लेना है इस टॉपिक का कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। तो देखें स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास एक मेटल की बनी हुई वायर है और उस वायर को मैंने हैंग किया हुआ है। ठीक है, ये वायर यहाँ पर किसी एक रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है और ये वायर मैंने बोला है कि मेटल की बनी हुई है। इस मेटेलिक वायर की जो लेंथ है वो कंसीडर कर लें, लेट्स से वो कैपिटल L है। अच्छा, इस मेटेलिक वायर के साथ अगर आप कोई वेट हैंग करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर वेट हैंग करेंगे, डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही आप यहां पर वेट लगाएंगे तो डाउनवर्ड फोर्स लगनी है। अच्छा, ये जो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी वो इस मेटेलिक वायर में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आ जाएगी। इस एक्सटेंशन को लेट से हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक्सटेंशन स्मॉल L1 है। ठीक है, आप इसको सिंपली स्मॉल L कह सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ को आप कैपिटल L कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि बुक में L1 यूज हुआ है तो मैं यहां पर इस एक्सटेंशन को L1 कह देता हूं। अब देखें, अब जैसे ही इस इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप जितना वेट इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी, और जितनी ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी उतनी ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। इट मींस, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी इस वायर के अंदर। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर हैं तो जैसे ही आप इस फोर्स को हटाएंगे, ये वायर जो कि मेटल से मिलकर बनी हुई है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी, क्योंकि ये इलास्टिक वायर है। ठीक है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी होल्ड कर रही है। अच्छा देखें, अब ये वायर अपनी रीगेन क्यों करती है ओरिजिनल पोजीशन? स्टूडेंट्स, वो इसलिए गेन करती है, ये क्योंकि मैंने बोला है स्टार्ट में कि मेटेलिक वायर है, तो मेटल्स के अंदर स्टूडेंट्स जो बॉन्डिंग होती है, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो एक स्पेशल किस्म की बॉन्डिंग होती है। मतलब इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक तरह से स्प्रिंग की तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्प्रिंग का मतलब ये है कि आप जैसे ही इन एटम्स को अगर ज्यादा क्लोज ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आप इन एटम्स को खींच कर दूर कर देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये मेटल है तो इसके अंदर जो एटम्स की बॉन्डिंग है वो एक स्प्रिंग की तरह है। तो जैसे ही आप यहां से इस वायर को लेट से खींच रहे हैं, तो जैसे ही छोड़ेंगे बिल्कुल स्प्रिंग की तरह से ये बॉन्ड अपनी ओरिजिनल पोजीशन हासिल कर लेंगे, एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक आइडिया है जो आपके इस टॉपिक में बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं और ग्राफ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस y एक्सेस पर हमने लिया है फोर्स को और x एक्सेस पर हमने लिया है एक्सटेंशन को। फोर्स, ये वाली फोर्स जो हमने लगाई थी उस वायर पर, ठीक है, वेट के जरिए से, और एक्सटेंशन क्या कौन सी थी? स्मॉल L1। तो देखें, लेट से मैंने फोर्स कितनी अप्लाई की है? F1। ठीक है, और एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है? वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है L1। ठीक है, स्मॉल L1।
अब अगर मैं इस एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन है, तो इस डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड था उसी को हमने बोलना है स्ट्रेन एनर्जी। तो अगर हमने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है बाय ग्राफिकल मेथड, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इस हमने कितनी फोर्स लगाई है इस बॉडी पर और उसमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो फोर्स कितनी लगाई, F1, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई लेट से L1। लेकिन अच्छा एक बात यह भी है कि हम लोग इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से कर ही क्यों हैं। हमें पता है कि वर्क का सिंपल फार्मूला होता है जो कि आप बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी। ठीक है, ये आपने वर्क का फार्मूला पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू F डॉट डी। तो हम ये फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे जब हमें पता है फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी यानी कि एक्सटेंशन का भी पता है, तो हम इस फार्मूले को क्यों यूज नहीं कर रहे, हम इस ग्राफिकल मेथड को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी, इसमें ये जो फोर्स होती है ये फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बात आप काफी दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी इसको डिस्कस किया है और सेकंड ईयर में भी स्टार्ट में ये बात मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी, इसमें फोर्स को कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन देखें जैसे ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी फोर्स उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये बात अभी हमने डिस्कस की है कि फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सटेंशन ज़्यादा मीन फोर्स ज़्यादा, इट मीन्स कि फोर्स अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है बल्कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है जो कि चेंज हो रही है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जब हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये बात आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जब हमने वर्क को वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेट करना होता है तो तब हम ग्राफ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के जरिए से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और ये जो ग्राफिकल मेथड था, ये ग्राफिकल मेथड क्या था, अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो जिसमें हमने वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क को कैलकुलेट किया था, ये वेरिएबल फोर्स के लिए जो हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं उसमें सिंपली ये था कि हम जो हमारे पास एरिया होता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व हम उसको वर्क कहते हैं। तो ये जो एरिया होता है हम इसको पहले से छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी हम उसके पार्ट्स बनाते हैं। क्यों इस लेंथ के या इस एक्सटेंशन के हम छोटे छोटे पार्ट्स क्यों बनाते हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनके लिए फोर्स वेरिएबल ना हो बल्कि कांस्टेंट हो जाए। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने एक ये एक्सटेंशन कंसिडर की है, ठीक है, ये एक्सटेंशन है जिसकी लेंथ जो है वो डेल एक्स है। ठीक है, इसके लिए जो फोर्स है वो F है। ठीक है, F1 F2 नहीं है बल्कि F है। फिर मैं इसी से थोड़े से डिस्टेंस पर कहता हूं कि ये वाली एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके लिए भी फोर्स वही F है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। इससे आगे मैं मजीद बिल्कुल स्मॉल एक डिस्टेंस लेता हूं, तो इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी डेल एक्स के लिए भी जो फोर्स होगी वो यही F होगी। क्यों? क्योंकि इस लेंथ में बहुत कम चेंज आ रहा है। तो जब बहुत कम चेंज आ रहा है, माइन्यूट चेंज आ रहा है, तो उसके लिए फिर फोर्स भी यही वाली F होगी, तकरीबन F होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एंड पर उन तमाम के लिए जो आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, और जितना डिस्टेंस हुआ है, जब आप उसको ऐड कर लेंगे इन डिस्टेंसेस के लिए तो आपके पास कंप्लीट वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये मैंने कहा था कि ये फोर्स लगी है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है जो कि है L1। ठीक है, अब इसके लिए क्योंकि फोर्स वेरिएबल थी, उस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए मैंने इस डिस्टेंस को या एक्सटेंशन को छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट किया। छोटे छोटे पैचेस या इन पीसेस में कन्वर्ट करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि उसके लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत कम चेंज हो रही है। तो जब एक्सटेंशन बहुत थोड़ी चेंज हो रही है तो उन पैचेस के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उस एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। तो इट मीन्स कि फोर्स जो चेंज होगी वो बहुत कम चेंज होगी, और अगर बहुत कम चेंज है तो हम उस फोर्स को फिर कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं। अब देखें, ये जो हमारे पास ये सारे पैचेस बन रहे हैं,
ठीक है, ये सारे पीसेस। अगर आप इस पूरे एरिया को गौर से देखें, OAB, ये सारा एरिया एक किस्म की ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया हमारे पास ट्राइंगल का बन सकता है तो हम लोग फिर टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वर्क को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया कैसे लिया जाता है? ट्राइंगल का एरिया लिया जाता है 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो F1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेस है वो बेस है L1, ठीक है। ये L1 बेस है जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई थी, और ये F1 हमारे पास परपेंडिकुलर है इस पॉइंट B तक। तो अब देखें यही बात हम लिख देंगे 1/2 परपेंडिकुलर F1 और बेस L1। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क का फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फार्मूला है वर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इस फार्मूले को डिफरेंट किस्म के न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि यहां पर हमने कोई वेट हैंग किया और उस वेट को हैंग करने से जो फोर्स लगी है वो 20 न्यूटन लगी है, ठीक है। और यहां पर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो 1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू बताएं या वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे? W = 1/2 F1 L1, ठीक है। फोर्स कितनी लगी? 1/2, ये हमने W वर्क या स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। F1 यानी कि फोर्स थी 20, लेंथ कितनी, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई वो 1 मीटर, तो 20/2 10। इट मीन्स कि जो वर्क है या जो वर्क स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी होगी? 10 जूल होगी। क्लियर? तो इस तरह से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब देखें ये तो हमने वर्क का फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन एक इसका और केस भी है, और वो दूसरा केस ये है इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने स्ट्रेन एनर्जी या वर्क को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन आपने ऐसा फार्मूला ड्राइव करना है जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि E इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो उसके लिए देखें क्या करते हैं, ये कब हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फार्मूला कैसे बनेगा या कब बनेगा? जब आपको एरिया यानी कि कैपिटल A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, और उस वायर की लेंथ कैपिटल L, ये दोनों चीजें अगर गिवन होंगी तो तब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में वर्क या स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है? ठीक है, इलास्टिसिटी को आपने पढ़ा था, ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहां पर है F1 एरिया A। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है? एक्सटेंशन हुई L1, ओरिजिनल लेंथ थी L। ये बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बताया था जब बेसिक आइडिया दे रहा था। अब देखें F1/A को उसी तरह से लिख देंगे। ये सारी वैल्यू अगर मैं इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूंगा तो L डिवाइडिंग बाय स्मॉल L1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से सिंपल आपने करना ये है, ये E इक्वल आएगा F1/A मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L डिवाइडिंग बाय स्मॉल L1। अब यहां से ये जो F1 यूज हो रहा है, इस F1 को आप सेपरेट कर लें, ठीक है। इस फार्मूले में जो F1 है इसको क्या करें? सेपरेट कर लें। तो इस F1 को आप जब सेपरेट करेंगे तो ये A इस E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये L1 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये L कैपिटल L क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाना है। तो F1 की वैल्यू इक्वल आएगी EA मल्टीप्लाई बाय स्मॉल L1 डिवाइडिंग बाय कैपिटल L, ठीक है। ये हमारे पास जो है लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 है। आप इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, क्योंकि अभी तक हमारे पास वर्क या स्ट्रेन एनर्जी नहीं आई, तो हम अगर इस F1 को पुट कर दें किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? 1/2 F1 L1। तो देखें वर्क के लिए हमने ये बेसिक फार्मूला कैलकुलेट कर रखे हैं, लेकिन अगर आपने इसी वर्क को कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
तो आपने ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, इसी F1 की वैल्यू इधर F1 में पुट कर दो, ठीक है। इस फार्मूले में जो F1 है, इस F1 की वैल्यू इधर F1 की जगह पर इंसर्ट कर दें तो आपके पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जैसे ही आप इस F1 की वैल्यू इधर इंसर्ट करेंगे तो W इक्वल टू 1/2, F1 की जगह आपने लिखना है EA मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडिंग बाय L, ठीक है। और साथ में एक L1 पहले से है और एक L1 क्योंकि ये है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल हमने जस्ट इस F1 की वैल्यू इधर F1 की जगह पर प्लेस की है, तो हमारे पास जो वर्क आएगा या स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो इक्वल आएगी 1/2 EA डिवाइडिंग बाय कैपिटल L इंटू L1 स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये आ रही है इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है स्ट्रेन एनर्जी को, फिर हमने इसका ग्राफ डिस्कस किया और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर हमने इसी स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आई होप आपको सारी बातों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।